सलाम। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा सबसे पहला क्लास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस कोर्स का। तो इस कोर्स में तकरीबन 9 टॉपिक्स होंगे जो हम 9 क्लासेस में कवर करेंगे। अब इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं ये 2 आवर्स पर वीक में कवर कर लूँ, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम आ गया है तो इसलिए अब इंशाल्लाह ये हम जल्दी कवर कर सकते हैं। तो क्लास के टाइमिंग्स होंगे मंडे टू फ्राइडे, तो 5 डेज़ अ वीक, और ईच डे हम इसको 1 आवर पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा पहला क्लास है। अगर लेसन उसकी जल्दी ख़त्म हुई तो फिर मैं क्वेश्चंस भी ले सकता हूँ क्लास के अंदर ही, वरना कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। वरना अगर क्लास फॉर एग्जांपल जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो अगर 1 आवर से क्रॉस हुआ तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट लेसन में, या फिर अगर उसमें सिर्फ 5-10 मिनट ही बाकी होंगे तो वो भी हम फिर इसी लेसन के अंदर ही देख लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम्स एंड हेक्साडेसिमल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड आर्किटेक्चर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, सिक्योरिटी एंड एथिक्स, और आखिर में सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट्स। तो टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल। अब सबसे पहले बाइनरी है क्या? तो बाइनरी एक नंबर सिस्टम होती है जिसमें सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ होती है। तो जिस तरह हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम है जिसमें 1 to 10 है, या 1 to 9 भी आप बोल सकते हो, सिंगल डिजिट्स में तो 1 to 9 ही है, और अब ज़ीरो को भी अगर इंक्लूड करो तो 0 to 9 है। तो उसके बाद जब हम 9 पे पहुंचते हैं तो उसके बाद हमारा एक और डिजिट शुरू हो जाता है, तो हमारा टेंस का प्लेस आ जाता है, फिर हंड्रेड्स का प्लेस, फिर थाउजेंड्स का प्लेस। इसी तरह से हमारा जो इंग्लिश नंबर काउंटिंग सिस्टम है वो इसी तरह से ही चलता है। लेकिन बाइनरी में इतने सारे नंबर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। बाइनरी नंबर्स में हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स मौजूद है पूरा बाइनरी सिस्टम के अंदर, और ये हैं वंस एंड ज़ीरोज़। अब हमारा नॉर्मल काउंटिंग सिस्टम या डेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 नंबर्स मौजूद है फ्रॉम 0 to 9। लेकिन बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स है, 1 और 0। तो ये 1 और 0 का मतलब क्या है? अब नॉर्मली तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑब्वियसली ये सिर्फ कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये किस तरह इस्तेमाल होता है वो भी हम देख लेते हैं। अब मैं आपको इस तरह से एक एनालॉजी देता हूँ या एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक लाइट स्विच है रूम के अंदर। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे उस लाइट स्विच को ऑन करनी है, तो ऑन करने का मतलब है 1, और अगर मैं बोलूँ कि मुझे उस लाइट स्विच को ऑफ करनी है तो इसका मतलब है 0। तो लॉजिकली देखा जाए, जो कंप्यूटर समझता है, 1 का मतलब है, बाइनरी का जो 1 डिजिट है, 1 का मतलब है ऑन, और 0 का मतलब है ऑफ। अब ये ऑन एंड ऑफ हो क्या रहा है? कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्विचेस होते हैं। अब कंप्यूटर्स के अंदर लाइट बल्ब्स तो होने से रहे, तो इसलिए लाइट बल्ब्स तो इस्तेमाल नहीं होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। बजाय लाइट बल्ब्स का कंप्यूटर्स के अंदर स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, और इन स्विचेस का एक और भी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है ट्रांजिस्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर। अब ज़ाहिर सी बात है हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जा कहाँ रहा है, कहाँ प्रोवाइड हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ ज़रूरत है, इस सब को कंट्रोल करने के लिए हम स्विचेस को यूज़ करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा या सप्लाई होगा भी नहीं, होगा भी या नहीं। तो 1 का मतलब है कि सप्लाई होगा, मतलब है कि गेट खुला है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। 0 का मतलब है कि गेट बंद है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। और इन गेट्स का एक और टेक्निकल वर्ड है, जैसे मैंने बताया, ट्रांजिस्टर्स। अब एक कंप्यूटर के अंदर जो है तकरीबन 2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बल्कि 2 मिलियन, सॉरी मैं कम बोल रहा हूँ, 2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। मतलब है कि 2 अरब ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक एवरेज कंप्यूटर में आजकल। तो ईच ट्रांजिस्टर मतलब है कि ईच गेट के थ्रू वो देखा जा सकता है कि मतलब कंट्रोल किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगा या नहीं। तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो एक तरह से गेट की तरह एक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये हमने देख लिया कि बाइनरी क्या है। बाइनरी एक तरह से इंस्ट्रक्शंस है या नंबर्स है जो कंप्यूटर समझता है, और वो उसको इस तरह ट्रांसलेट करता है कि हमें किसी गेट को खोलना है या बंद करना है। मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना है, मतलब है कि 1, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देना है, मतलब है कि 0। और ईच स्विच के लिए बाइनरी डिजिट इस्तेमाल होती है।
मतलब है कि जितने भी ट्रांजिस्टर्स या स्विचेस हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उन सब के लिए वंस या ज़ीरोज़ इस्तेमाल होती हैं। अब काउंटिंग नंबर्स का एक और भी वर्ड है डाइनरी नंबर्स, तो ये आप याद रखो फ्यूचर के लिए। तो डेसिमल नंबर्स या जो हम काउंटिंग नंबर्स यूज़ करते हैं उनका एक और नाम है डाइनरी नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं बेस 10 नंबर्स। अब बेस 10 का मतलब क्या है? हमारे पास इस सिस्टम के अंदर टेंथ्स, हंड्रेड्स और इन सारे डिजिट वैल्यू से पहुंचने से पहले जो हमारा सिर्फ वंस में जितने भी वैल्यूज़ आते हैं वो है 0 to 9। तो अगर आप काउंट करो तो ये टोटल 10 वैल्यूज़ बनते हैं। मतलब है कि हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम का एक और नाम है डाइनरी सिस्टम। हमारा जो डाइनरी सिस्टम या जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसका जो बेस है वो है बेस 10। मतलब है कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर टोटल 10 नंबर्स है जो हम ईच प्लेस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से बाइनरी के अंदर हमारे पास बेस 2 है, क्योंकि पूरा बाइनरी सिस्टम के अंदर एक प्लेस में सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर्स हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है हमारा, जो बाइनरी नंबर्स का सिस्टम है, जो बाइनरी सिस्टम है, वो बोला जाता है बेस 2 सिस्टम, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लेस वैल्यूज़। अब प्लेस वैल्यू से मेरा मतलब क्या है? आपने ज़रूर स्कूल में सीखा होगा कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस सब क्या होता है। तो हम अभी यही देख रहे हैं। वंस हमारा जो पोजीशन है, टेंस का जो हमारा पोजीशन है, हंड्रेड्स का, थाउजेंड्स का, 10,000s का, 100,000s का, मिलियंस का, 10 मिलियंस का। तो हम इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियंस तक ही हम देखेंगे, वरना ये देखा जाए तो अनलिमिटेड चल सकता है। तो अगर हम ये देखते हैं, देखा जाए तो वंस का जो हमारा प्लेस है, अब ये हम देख रहे हैं डेसिमल सिस्टम में, मतलब है कि डाइनरी सिस्टम में। अगर हम बोले कि मुझे नंबर 1 चाहिए, नंबर 1 का मतलब क्या है? 10 to the power of 0। मतलब है कि हमारा कौन सा बेस का सिस्टम है? जो डाइनरी सिस्टम है या जो डेसिमल सिस्टम है उसका बेस है 10। तो आप 10 के साथ कोई भी पावर लगा लो, हम 0 से शुरू करते हैं। तो 10 to the power of 0 है 1। मतलब है कि हमारा जो पहला प्लेस वैल्यू है डेसिमल्स के अंदर, मतलब है कि जो हमारा पहला पोजीशन है जो वंस, टेंस और सबका है, वो जाहिर सी बात है वंस है। तो 10 to the power of 0 का मतलब है वंस का पोजीशन, तो इसलिए यहाँ 1 लिखा हुआ रहा है। तो ये जो यहाँ 1 है ये इससे लिंक्ड हुआ हुआ है। ये जो 10/0 है, 10 to the power of 0 है, ये इस 1 के साथ लिंक्ड हुआ हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरा वाला है 10 to the power of 1। ये 10 to the power of 1 क्या होता है? 10, मतलब है कि हमारा टेंस का प्लेस, तो ये इस 10 के साथ लिंक्ड हुआ हुआ है। फिर 10 to the power of 2 का मतलब है 100 या हंड्रेड्स प्लेस, तो ये इससे लिंक्ड हुआ हुआ है। तो मतलब आप इस तरह से देख सकते हो कि जब हम आखिरी नंबर पे पहुंचते हैं किसी प्लेस वैल्यू के अंदर, कि हमारा वंस का प्लेस वैल्यू के अंदर हम 9 तक पहुंच गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम दूसरा प्लेस वैल्यू तक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जितने नंबर्स इस्तेमाल हो सकते हैं एक प्लेस वैल्यू के अंदर, वो उसके बेस वैल्यू बोला जाता है। तो देखा जाए तो एक वैल्यू के अंदर या एक पोजीशन के अंदर या एक प्लेस के अंदर डाइनरी सिस्टम, मतलब है कि डेसिमल सिस्टम के अंदर 10 नंबर्स इस्तेमाल हो सकते हैं 0 to 9। फिर उसके बाद स्विच होना पड़ता है नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे, चाहे वो टेंस हो, हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो, जो भी हो। तो इसलिए हमारा जो नंबर काउंटिंग का सिस्टम है या जो हमारा डेसिमल या डाइनरी का सिस्टम है, सब एक ही बात है। तो वो एक बेस 10 सिस्टम बोला जाता है। अब यह हमने देख लिया है कि डाइनरी के प्लेस वैल्यूज़ या डेसिमल के प्लेस वैल्यूज़ क्या है। तो अब हम देख सकते हैं कि बाइनरी के प्लेस वैल्यूज़ क्या है। अब ये तो हमने डेसिमल का देख लिया है, अब हम बाइनरी का देखते हैं। तो बाइनरी में या हमारे पास डाइनरी है, अब बाइनरी के अंदर हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं। अब फिर से वही बात है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेस 2 इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब है कि बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही नंबर्स है, एक प्लेस के अंदर सिर्फ दो ही नंबर्स फिट हो सकते हैं, 0, 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस शुरू हो जाता है टेंस, हंड्रेड्स या जो भी है। हम तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, हंड्रेड्स, क्योंकि वाकई में यहाँ 10 है या 100 है, लेकिन बाइनरी में हम टेंस, हंड्रेड्स ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2 to the power of 0 होता है 1, फिर 2 to the power of 1 होता है 2, फिर 2 to the power of 2 होता है 4, फिर 2 to the power of 3 होता है 8। तो इस तरह चलता जाता है और जितने भी हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं उतना ही ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ता जाता है। तो इस तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ 2 to the power of 0 लगा ले, 2 to the power of 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास बेस 2 है, बाइनरी बेस 2 है, और उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला प्लेस वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है। अब जाहिर सी बात है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 ही आ सकता है।
0 1, तो ज़्यादा हाई वैल्यू क्या है 1, मतलब है कि 1 हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि 1 के बाद फिर हमें दूसरा पोजीशन पे जाना पड़ेगा, जिसको हम इन अ वे टेंस पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद आएगा 0 फिर 1, फिर जब हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा तो आएगा 1 0, फिर आएगा 1 1, फिर आएगा 1 0 0, फिर आएगा 1 0 1, फिर आएगा 1 1 0, फिर आएगा 1 1 1। तो इस तरह हम बाइनरी में काउंटिंग करते हैं, और ईच वैल्यू जो है वो अगर हम डेसिमल में ट्रांसलेट करें तो वो ये इसके ट्रांसलेशंस मैंने यहाँ लगाया है। तो 2 टू द पावर ऑफ 0 का मतलब है 1, 2 टू द पावर ऑफ 1 का मतलब है 2, 2 टू द पावर ऑफ 2 का मतलब है 4, 2 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब है 8, 2 टू द पावर ऑफ 4 16, 2 टू द पावर ऑफ 5 32, 2 टू द पावर ऑफ 6 64, और 2 टू द पावर ऑफ 7 है 128। और 2 टू द पावर ऑफ 7 का फिर से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास बाइनरी के अंदर फॉर एग्जांपल 7 डिजिट्स होंगे, मतलब है कि 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तो हमारे पास 7 डिजिट जब होंगे तो इसका वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगा 128। तो इसका ये मतलब है, और एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ 8 ज़ीरोज़ लगेंगे, वो मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। खैर, तो जब हमारे पास ये सारे नंबर्स लगते हैं तो हमारे पास ये इसका आउटपुट वैल्यू आ जाता है इन डाइनरी नंबर्स या इन डेसिमल नंबर्स जो हम ऊपर देख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है कि जिस तरह हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ है डाइनरी या डेसिमल फॉर्म के अंदर, हमारे पास है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। तो यही सारे चीज़ें हम बाइनरी में कैसे देख सकते हैं वो हमने अब यहाँ देख लिया है कि बजाय 1 10 100 1000 इस तरह के जो हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ हैं, हमारे पास बाइनरी में ये वाले प्लेस वैल्यूज़ है 1 2 4 8 16 इस तरह से। तो अब हम जाते हैं बाइनरी टू डाइनरी का कन्वर्जन पे। तो बाइनरी टू डाइनरी का कन्वर्जन हम इस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक बाइनरी वैल्यू है 1110 1110। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ईच नंबर को ईच प्लेस वैल्यू से मैच करेंगे। अब इससे मेरा मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम राइट से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 0। अब 0 अगर हम यहाँ देखते हैं, 0 का हमारा क्या लिंक है 2 टू द पावर ऑफ 0 से। अब जो भी नंबर में 0 लिखा हुआ होगा उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डाइनरी, मतलब है कि इस बाइनरी नंबर को हमारे डेसिमल नंबर्स या जो हमारे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 है, हम उस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास है 1110 1110। इस आखिरी वाला 0 को आप इस 2 टू द पावर ऑफ 0 से लिंक कर लो। तो जो भी आपके पास ज़ीरोज़ है इस बाइनरी वैल्यू के अंदर, तो उसी का ही प्लेस पे जो हमारे पास यहाँ नीचे प्लेस वैल्यूज़ या पावर्स के ये जो वैल्यूज़ है वो आते हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे। मतलब है कि यहाँ हमारे पास 0 है, ये 0 किस से लिंक्ड है? जाहिर सी बात है, क्योंकि हम राइट से ही काउंट कर रहे हैं, तो यही जो सबसे पहले हमारे पास राइट में आता है 2 टू द पावर ऑफ 0, इसी से ही लिंक्ड हुआ है। तो हम इसको मिस कर लेंगे, हम इसको काउंट नहीं कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर 0 है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1। अब ये 1 लिंक्ड हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 1 से, तो हम उसको इस कैलकुलेशन के अंदर ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक तीसरा वैल्यू है, वो भी 1 है, तो वो लिंक हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 2 से। अब क्योंकि ये 1 है इसलिए हम उसको भी लिंक कर लेंगे, तो 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2। फिर हमारे पास फोर्थ वैल्यू है बाइनरी, इस बाइनरी नंबर के अंदर, और वो भी 1 है, तो वो लिंक हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 3 के साथ, तो उसको भी हम यहाँ लिंक कर लेंगे। तो अभी तक हुआ है 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3। फिर जो हमारा फिफ्थ वैल्यू है वो है 0, मतलब है कि जो भी वैल्यू इसके साथ लिंक हुआ होगा हम उसको मिस कर लेंगे। तो क्योंकि ये फिफ्थ वैल्यू है, तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर ऑफ 4 हमारा फिफ्थ वैल्यू है, तो इसको भी हम मिस करेंगे। फिर उसको हम इस कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे, एज आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम जाएंगे इस 1 के ऊपर, तो ये लिंक्ड होगा 2 टू द पावर ऑफ 5 से, तो ये भी आ गया। फिर 2 टू द पावर ऑफ 6, तो ये भी आ गया। फिर 2 टू द पावर ऑफ 7, तो ये भी आ गया। क्यों ये यहाँ आ गया? क्योंकि इन सब के ऊपर 1s लगा हुआ है। अब ये सारे नंबर्स हमने यहाँ गैदर कर लिया है। अब इन सबको सबसे पहले तो ट्रांसलेट करेंगे। 2 टू द पावर ऑफ 1 क्या होता है 2, 2 टू द पावर ऑफ 2 क्या होता है 4, 2 टू द पावर ऑफ 3 क्या होता है 8, 2 टू द पावर ऑफ 5 क्या होता है 32। और इन सारे वैल्यूज़ को हम अब प्लस करेंगे, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो इसका फाइनल वैल्यू हमारा बनता है 238। तो अब हमने सक्सेसफुली इस बाइनरी वैल्यू को हमने ट्रांसलेट कर लिया है डेसिमल वैल्यू के अंदर। तो ये हमने देख लिया इसका कन्वर्जन। अब हम इसका ऑपोजिट देखते हैं, डाइनरी टू बाइनरी। हमने अभी की बाइनरी नंबर टू डाइनरी नंबर, अब हम देखते हैं डाइनरी नंबर टू बाइनरी नंबर। सही है, तो इधर हम यहाँ देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह हमने यहाँ इसके प्लेस वैल्यूज़ लगाए, हमने सारे प्लेस वैल्यूज़ यहाँ लगा दी बाइनरी के,
जितने भी इसके डिजिट्स हैं, अब यहाँ 8 डिजिट्स है तो हम 8 प्लेस वैल्यूज़ लगाएंगे। ईच प्लेस वैल्यू को ईच डिजिट से लिंक कर लेंगे और जो भी डिजिट में 1 है उसका प्लेस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, जिसमें 0 है उसको हम स्किप करेंगे। सारे हम प्लेस वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे जो भी हमने काउंट किया है, फिर उन सबके रियल फॉर्म्स में ले आके हम उस सबको प्लस कर लेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा 238 जो हमारा फाइनल वैल्यू है। अब डायनरी में हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने प्लेस वैल्यूज़ को देखें तो इसी तरीके से ही हम यहाँ 128, ये जो आप देख सकते हो 1 2 4 8 16 32 64 128, ये सब क्या है, ये सब इससे लिंक्ड हुआ हुआ है। कैसे लिंक्ड हुआ हुआ है, बजाय यहाँ डायरेक्टली 2 टू द पावर ऑफ 0 2 टू द पावर ऑफ 1 2 टू द पावर ऑफ 2, बजाय ये सब लिखने का हम डायरेक्ट इसका नंबर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हम इसका पावर फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसका नंबर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो चूंकि हम अभी नंबर फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं तो इस वजह से अब इसका कैलकुलेशन मेथड भी ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1, तो आप देख सकते हो हमारा सबसे पहला वैल्यू है 1, ठीक है। अब ये जो 1 है ये हम इस 238 के अंदर देखेंगे कि ये जो हमने वैल्यू चुना है क्या ये 238 से कम है, इज़ इट स्मॉलर देन 238, बिल्कुल है। तो इसलिए हम फिर इस वैल्यू को जो है इसको हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू देखते हैं 2, वो भी क्या छोटा है, बिल्कुल, तो हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली मैं आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये एक्चुअल तरीका नहीं है। एक्चुअल तरीका क्या है, हम लेफ़्ट से काउंट करना शुरू करते हैं, लेफ़्ट से काउंट करना शुरू करते हैं और जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं उन सबको हम देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 128, तो 238 128 238 के अंदर फिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए हम उसको काउंट करेंगे। तो काउंट करने का मतलब है कि यहाँ हमारे पास एक 1 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 1 आ गई। लेकिन अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करेंगे, तो अब क्योंकि ये इसके अंदर फिट हो रहा है इसलिए अब हम इसका वैल्यू को माइनस करेंगे। तो अब हम करेंगे 238 माइनस 128, तो इसका फाइनल वैल्यू बन जाएगा 110। तो अब हम 110 के साथ इसका कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब 64 110 के अंदर फिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ भी एक 1 लगा लेंगे। तो फिर हम करेंगे 110 माइनस 64, तो इसका वैल्यू बनता है 46। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड वैल्यू पे, थर्ड वैल्यू है 32। क्या 32 46 के अंदर फिट होता है, बिल्कुल फिट होता है, इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे और फिर हम उसको माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास बचता है 14 और उसके बाद हम देखते हैं 16। अब 16 क्या 14 के अंदर फिट हो सकता है, फिट नहीं होता है, इसलिए हम अब इसको स्किप करेंगे और स्किप करने के साथ साथ हम यहाँ 0 भी लगाएंगे बजाय 1 लगाने का। तो अब हो गई है 1110। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू 8। अब 8 जो है वो क्या 14 के अंदर इंक्लूडेड है या उससे छोटा है, बिल्कुल है, तो अब हम उससे माइनस कर लेते हैं। तो 14 माइनस 8 होता है 6, तो हमने यहाँ भी एक 1 लगा ली। फिर उसके बाद है 4, तो क्या 4 6 के अंदर फिट होता है, बिल्कुल होता है, तो 6 माइनस 4, तो यहाँ भी 1 आ गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास 2 का वैल्यू है, ये जो 2 का वैल्यू है ये भी क्या इसके अंदर फिट हो जाता है, जो भी हमारे पास वैल्यू बचा है तो वो भी फिट होता है, तो इसलिए हम यहाँ 1 लगा लेंगे। लेकिन अब हमारा जो वैल्यू है, क्योंकि ये आके हमारे पास था 4 के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही बचा, अब 2 के अंदर फिट होता है इसलिए यहाँ 1 आ गया, लेकिन अब हमारे पास बच गया 0, तो इसलिए जो हमारे पास अब आखिरी वैल्यू है यहाँ 1 जो हमारे पास लिखा हुआ है, अब ये जाहिर सी बात है नथिंग फिट्स इनसाइड 0, तो इस वजह से अब हमारा फाइनल ये जो डिजिट है इसका भी हमने लगा दी 0। तो अब हमारा पूरा बाइनरी नंबर बन गया 1110 1110। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से ट्रांसलेट की कि इसके सारे हमने प्लेस वैल्यूज़ ली और इन सारे प्लेस वैल्यूज़ को लेने के साथ साथ हमने इन सबको मैचअप कर ली और इन सबको मैचअप करके हमने इसको फिगर आउट कर ली इसके सबसे बड़े वैल्यू से इसके सबसे छोटे वैल्यू से, और फिर जो भी वैल्यू फिट होता था हम उसको टोटल से माइनस करते जाते थे, लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन हम करते थे, तो इस तरह से माइनस हो जाता था और हमारा फाइनल वैल्यू इस बाइनरी डिजिट में आ गया है 1110 अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। तो बिट्स एंड बाइट्स क्या है, अब बाइनरी डिजिट मतलब है कि जो हमारे पास 1 या 0 है वो एक बिट कहलाता है, तो ये हम वैसे बाइनरी डिजिट्स कहलाता है मतलब हम बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर का मेमोरी के अंदर हम इसको बिट्स बोलते हैं। तो ईच बाइनरी वैल्यू इज़ कॉल्ड अ बिट, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, उसका नाम है बिट। तो आप यहाँ भी देख सकते हो ये एक तरह का स्क्वायर बनाया हुआ है, आप समझो कि ये कोई भी 0 या 1 हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं बिट। अब 8 बिट्स को अगर हम साथ जोड़ते हैं, कोई भी 8 बाइनरी नंबर चाहे 1 हो चाहे 0 हो, जो भी ऑर्डर के अंदर हो जो भी हो, जब हमारे पास 8
बिट्स मतलब है कि 8 बाइनरी डिजिट्स होते हैं तो वो एक बाइट बनाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 8 बाइनरी डिजिट्स को कंबाइन करके हमारे पास एक बाइट आ जाता है, या 8 बिट्स को कंबाइन करके हमारे पास एक बाइट बन जाता है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी साइजेस में, तो यहाँ आप रिकग्नाइज करोगे, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से या कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको ज़रूर दिखा होगा कि ये एप्लीकेशन कितना बड़ा है, कितना मेगाबाइट से, कितना किलोबाइट से, कितना गीगाबाइट से। तो यहाँ अगर हम देखते हैं इधर, तो यहाँ हमारे पास है कीबी बाइट, मेबी बाइट, गीबी बाइट, टेबी बाइट, पेबी बाइट और एक्सबी बाइट। तो ये जो एक अजीब तरह से लिखा हुआ है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। असल में दो तरीके हैं इन वैल्यूज़ को लिखने का, एक तो वही किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, या फिर आप इसको आई के साथ लिख सकते हो इस तरह से, कीबी बाइट, मेबी बाइट, गीबी बाइट। तो ये दोनों चलते हैं, लेकिन वैसे जो मोर नॉर्मल वर्जन होता है वो यही होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे, और वो आप यही समझो जहन में, आप ये भी समझ सकते हो दोनों करेक्ट है, लेकिन फॉर माई एग्जाम्पल मैं इसी को ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ हमारे पास है 1 किलोबाइट या 1 कीबी बाइट। तो ये कितना बाइट्स बनता है, अब याद रखो कि बाइट्स का मतलब है 8 बिट्स, तो एक बाइट का मतलब है 8 बिट्स। इसलिए जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 1024 बाइट्स है, तो 1024 बाइट्स का मतलब है 1 किलोबाइट। मतलब है कि 1024 बाइट्स का मतलब हुआ कि ये हमारे इतने सारे बिट्स हो गए। तो अब अगर हम इसको बिट्स में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हैं। तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 8192। मतलब है कि 1 किलोबाइट जो होता है वो होता है 8192 बिट्स या बाइनरी वैल्यूज़, जो भी बाइनरी वैल्यूज़ हैं। तो 8192 बाइनरी वैल्यूज़ या बिट्स। और अगर हम इसको बाइट्स में देखते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट है, तो वो है 1024 बाइट्स। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो पावर फॉर्म में भी, 2 टू द पावर ऑफ 10 होता है 1024। तो ये जाहिर सी बात है, बाइनरी ही हम यूज़ करें तो हम बेस 2 ही यूज़ करेंगे, मतलब है कि हम 2 का नंबर को यूज़ करेंगे, और फिर उसके वो ऊपर जो भी आप पावर लगाते हो टेंस के मल्टीपल्स में, वो यही वैल्यूज़ बनते हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि हम शुरू करते हैं 2 टू द पावर ऑफ 10 से, तो ये हमारा बनता है 1024 बाइट्स या 8192 बिट्स। अब हम देखते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट एज मैंने आपको अभी बताया ये मल्टीपल्स ऑफ 10 में चलता है। तो 2 टू द पावर ऑफ 10 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या आता है, 20। तो 2 टू द पावर ऑफ 20 होता है 1 मेगाबाइट। अब ये कितने बाइट्स हुए, 1,48,576 बाइट्स हो गए। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो आपको नंबर ऑफ बिट्स भी मिल जाएंगे। इस तरह हमारे पास है गीगाबाइट्स 2 टू द पावर ऑफ 30। तो ये बनता है तकरीबन 1 बिलियन, मतलब है कि 1 अरब 73,741,000, मतलब है कि 7,41,824। तो ये हमारा वैल्यू बनता है गीगाबाइट्स में। और इस तरह चलता ही चला जाता है, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स या टेबीबाइट्स, पेबीबाइट्स, एक्जीबाइट्स, अगेन इनका नेम एक ही है, इनका मतलब एक ही है। तो इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही चलता जाता है। 2 टू द पावर ऑफ 10 होता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट होता है 2 टू द पावर ऑफ 20, फिर गीगाबाइट होता है 2 टू द पावर ऑफ 30। तो इस तरह से जब आप करते हो कैलकुलेटर पे, जब आप करते भी हो 2 टू द पावर ऑफ 30, तो इसका वैल्यू आपके पास यही आता है। ये मैं 1 मिनट चेक भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ एक कैलकुलेटर को निकाल देता हूँ, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और अब मैं अगर करता हूँ 2 और फिर इसका मैं पावर का बटन करता हूँ, तो 2 टू द पावर ऑफ 30। तो 2 टू द पावर ऑफ 30 का जो हमारे पास वैल्यू आता है वो हमारे पास यहाँ आता है, बिल्कुल सही आ रहा है, 1,73,741,824। तो यहाँ भी मेरे पास यही वैल्यू आता है। अगर आप भी करते हो 2 टू द पावर ऑफ 30, तो आपके पास भी यही वैल्यू आना चाहिए। तो अब हमने ये देख लिया है कि ये जो हमारे पास कन्वेंशंस है, या जो हमारे पास ये नेम्स है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, या इनके जो अलग अलग नाम हैं, ये सारे नाम का मतलब क्या है, इनका जो वैल्यू है बाइट्स में, या जो हमारे पास वैल्यूज़ है बिट्स में, वो क्या है, और इसको हम पावर फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं, बेस 2 के साथ, मतलब है कि 2 का नंबर के साथ। क्योंकि फिर से वही बात है, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, तो इसलिए हम 10 टू द पावर ऑफ डैश नहीं करेंगे, हम करेंगे 2 टू द पावर ऑफ डैश। तो 2 के ऊपर हम
जो भी पावर्स लिखना चाहे वो हम लिखते हैं। तो अब हमने कर लिया है कंप्यूटर मेमोरी साइजेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। अब मैंने चलो बता तो दिया है कि बाइनरी है क्या, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है, कोई इसको यूज़ भी करता है, कोई इसका एक्चुअल यूज़ भी है। तो ये एक एग्जांपल है। समझो कि आपके पास एक टॉय कार है जिसमें 3 व्हील लगे हुए हैं, व्हील ए, व्हील बी और व्हील सी, ठीक है। अब ये आपके पास 3 व्हील्स है एक कार के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके पास ये 8 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये जो पहले, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो, ये पेयर्स में है, तो पेयर्स ऑफ 2 में है, तो 4 पेयर्स हैं और ईच पेयर में 2 ब्लॉक्स हैं। तो अगर आप ईच पेयर को देखो, हर पेयर के अंदर आप मोटर को ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। तो आप ये इधर देख सकते हो। तो मोटर बी ऑन, मोटर बी ऑफ, मोटर सी ऑन, मोटर सी ऑफ, बी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स, बी डायरेक्शन बैकवर्ड्स, सी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स, सी डायरेक्शन बैकवर्ड्स। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन और ऑफ में। तो ये हम पेयर्स ऑफ 4 पेयर्स को यूज़ करते हैं, पेयर्स ऑफ 2। तो हम 4 पेयर्स ऑफ 2 को यूज़ करते हैं और ईच पेयर के अंदर हमारे पास ऑन एंड ऑफ फॉरवर्ड ऑप्शन होता है। ऑन एंड ऑफ भी नहीं, बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स या लेफ़्ट राइट या इस तरह का जो भी हमारे पास, या तो ये या फिर वो, इस तरह के जो भी हमारे पास चीज़ें होते हैं वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर बाइनरी कहाँ से आ जाता है? अगर हमारे पास 1 है इधर, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम ऑन लगाएंगे, मतलब है कि मोटर बी जो होगा, ये जो व्हील होगा ये ऑन हो जाएगा, और मोटर बी, ये जो हमारे पास दूसरा है इस पैर के अंदर, मोटर बी ऑफ। अब जाहिर सी बात है कि ये अगर 1 है तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो इसमें फिर हम लिख देंगे 0। तो 1 0, 1 0 का मतलब है कि मोटर बी ऑन होगा। फिर यहाँ हम देखते हैं मोटर सी में। अब अगर मैं चाहूँ कि मोटर सी जो है वो भी ऑन हो जाए, तो मैं यहाँ फिर से मोटर सी ऑन के अंदर मैं 1 लिख सकता हूँ और मोटर सी ऑफ के अंदर मैं 0 लिख सकता हूँ। तो अब ये एक और पेयर बन गया है बाइनरी डिजिट्स का, 1 0। तो इसका मतलब है कि मोटर सी ऑन होगा और मोटर सी ऑन इक्वल्स ट्रू और मोटर सी ऑफ इक्वल्स फॉल्स। मतलब है कि हम मोटर सी को ऑन करना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ 1 लिखा है, और मोटर सी को हम ऑफ करना चाहते हैं, नहीं हम उसको ऑन ही रखना चाहते हैं, इसलिए फिर हम यहाँ 0 लगाते हैं। तो जो भी चीज़ें के ऊपर हम 0 लगाएंगे वो नहीं होगा, जो भी चीज़ें पे हम 1 लगाएंगे वो चीज़ें हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास मोटर बी के अंदर अगर हम मोटर बी ऑन में 1 लगा लेते हैं और मोटर बी ऑफ में 0 लगाते थे, तो हम कंप्यूटर को बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमें मोटर बी को ऑन रखना है बिल्कुल। ये पूछेगा मतलब हमसे कि हमें मोटर बी को ऑन रखना है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए वो बोलेगा हाँ मोटर बी को ऑन रखना है। फिर उसके बाद वो दूसरे वाले में पूछेगा क्या मोटर बी को ऑफ रखना है, तो हम बोलेंगे कि नहीं मोटर बी को ऑफ नहीं रखना है। तो इस वजह से अल्टीमेटली मोटर बी ऑन ही हो जाएगा। तो ये हो गई मोटर बी का, ये हो गई मोटर सी का। अभी तक हमने 1 0 1 0 लिखा है, मतलब है कि मोटर बी और मोटर सी दोनों ऑन होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये बाकी के 2 पेयर्स हैं हमारे पास। तो ये जो थर्ड पेयर है हमारे पास, बी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स और बी डायरेक्शन बैकवर्ड्स। अब ऑन तो हो गया है, लेकिन व्हील किस तरफ रोटेट हो रहा है, बैकवर्ड्स हो रहा है या फॉरवर्ड्स हो रहा है? अब जो व्हील ए है, अगर आपने कभी मतलब रिक्शा देखा हो, तो रिक्शा में जो आगे वाला टायर होता है, उस आगे वाले टायर में तो कोई इंजन लगा हुआ नहीं होता है। तो जो भी डायरेक्शन में बी और सी जा रहा होता है, मतलब कि 2 जो पीछे के मोटर्स है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में ही व्हील ए भी जाएगा, और फिर उसके बाद उसको हम मैन्युअली स्टीयर करते हैं हैंडल से। और मतलब इसमें कोई कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंजन है ही नहीं, तो उसको इसलिए इंस्ट्रक्शंस भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको मैन्युअली रोटेट, हम उसको मैन्युअली कंट्रोल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें बी और सी को बैकवर्ड्स ले जाना है या फॉरवर्ड्स। अब आप अगर ये लॉजिकली सोचते हो, बी और सी अगर दोनों ऑन हैं, अगर बी का जो टायर है अगर वो रिवर्स हो रहा है और अगर सी का टायर फॉरवर्ड जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो रिक्शा है या जो हमारा गाड़ी है वो अगर हम देखते हैं वो राइट जाएगा, क्योंकि बी हमारा राइट टायर है तो वो पीछे की तरफ जा रहा है, सी हमारा लेफ़्ट टायर है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो रिक्शा है वो राइट की तरफ टिल्ट होगा। इसी तरह से अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं, सी मतलब है कि हमारा लेफ़्ट टायर पीछे की तरफ जाएगा और बी हमारा जो राइट टायर है वो आगे की तरफ जाएगा, तो फिर हम लेफ़्ट की तरफ मोड़ेंगे। तो ये हम देख सकते हैं, ये हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं रजिस्ट्रीज़ के अंदर। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रजिस्ट्रीज़ है क्या।
तो ये जो हमारा तीसरा पैर है, इसके अंदर सबसे पहले तो बी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स, तो इसके अंदर मैं 1 लगाऊंगा या फिर 0 लगाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ इन दिस केस, चलो हम ऐसा करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रिक्शा हो वो राइट जाए, हमें इस रिक्शा को राइट ले जाना है। तो अब वो पूछेगा मुझसे बी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स। अब आप खुद ही सोच लो कि राइट जाने के लिए क्या ज़रूरत है कि आपका जो बी का टायर है या जो आपको राइट का टायर है वो रिवर्स हो, और जो आपका सी का टायर है या जो आपका लेफ़्ट का टायर है वो फॉरवर्ड्स जाए, तो ही आप राइट की तरफ जाओगे। तो इसलिए बी का जो टायर है वो हम चाहते हैं कि रिवर्स हो। तो हम यहाँ जब कंप्यूटर हमसे पूछेगा क्या आपको जो टायर बी है या जो राइट टायर है उसका डायरेक्शन आपको क्या फॉरवर्ड्स करना है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, नहीं। फिर जब वो पूछेगा कि आप चाहते हो कि बी का डायरेक्शन या जो राइट टायर का जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड्स हो, तो फिर हम बोलेंगे हाँ। तो जब हम पहला वैल्यू के अंदर, इस पहला ब्लॉक के अंदर 0 लिखेंगे, तब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि हमें फॉरवर्ड्स नहीं जाना है। जब हम इस ब्लॉक के अंदर 1 लिखेंगे, तब हम बोल रहे हैं कि हाँ हमें बी टायर को फॉरवर्ड ले जाना है। मतलब है कि अब क्या होगा, अब जो बी का टायर है वो फॉरवर्ड्स जाने लगेगा। लेकिन अब भी हमारे पास एक आखिरी पैर है, और ये पैर है हमारा सी टायर का, मतलब है कि हमारा लेफ्ट टायर का। तो इस पर सबसे पहले पूछेगा कि आप क्या चाहते हो कि सी का जो टायर है वो क्या फॉरवर्ड्स जाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि जो हमारा सी का टायर है वो फॉरवर्ड जाए, मतलब है कि हम यहाँ 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि क्या आप चाहते हो कि आपका जो सी का टायर है वो बैकवर्ड जाए, तो हम यहाँ लिख देंगे कि नहीं हम नहीं चाहते, मतलब है कि हम यहाँ 0 लिख देंगे। तो अगर हम ये सब करते हैं तब जाके हमारा जो रिक्शा है वो राइट टर्न हो जाएगा। और अगर हम इन चारों ब्लॉक्स में बी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स, बी डायरेक्शन बैकवर्ड, सी डायरेक्शन फॉरवर्ड्स, सी डायरेक्शन बैकवर्ड्स, इन सब के अंदर अगर हम 0 लिखते हैं, मतलब है कि हमें टर्न करना ही नहीं है, तो फिर हमारा रिक्शा क्या करेगा, वो बिल्कुल मतलब स्टॉल रहेगा, मतलब है कि वो चलेगा ही नहीं, हमारा सिर्फ मोटर होगा लेकिन वो चलेगा नहीं। अगर हम इस तरह से करते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल बी में भी 1 लिखते हैं और सी में भी 1 लिखते हैं, मतलब है कि फॉरवर्ड्स बी और फॉरवर्ड सी, मतलब है कि हमारा रिक्शा आगे चलेगा। और अगर हम बी को करते हैं 0 और सी को करते बी को करते हैं 1 और सी को करते हैं 1, बी डायरेक्शन बैकवर्ड्स भी 1 है और सी डायरेक्शन बैकवर्ड्स भी 1 है, और फिर बाकी 2 0 है, मतलब है कि अब हमारा रिक्शा जो है वो रिवर्स में जा रहा है, तो अब वो पीछे जाने लगेगा। खैर रियल लाइफ में तो रिक्शा रिवर्स हो नहीं सकता है, तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। खैर तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो बाइनरी के हमारे पास डिजिट्स है वो किस तरह यूज़ हो सकते हैं इन रजिस्टर्स के अंदर। और ये मैं कोई ऐसी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये वाकई में रिक्शास के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हाँ अब यह अलग बात है कि इसलिए वो रिवर्स में नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिक्शास का जो व्हील्स होता है, उसका जो मोटर होता है, अब जाहिर सी बात है सिर्फ 2 लाख रुपए में रिक्शा मिलता है ब्रांड न्यू, तो अब गाड़ी तो 10 लाख की होती है, तो इसलिए जो उसमें एक मोटर होती है कि वो रिवर्स जाए, उसमें भी एक फंक्शनैलिटी होती है। अब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ा है तो मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो पीछे नहीं जा सकता, उसका मोटर में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पीछे जाए। इसलिए उसके जो रजिस्ट्रीज है रिक्शास में जो भी रजिस्ट्री लगा हुआ है उन सारे रजिस्ट्रीज के अंदर फिक्स्ड 0 ही होगा इसके ऊपर, मतलब है कि हो ही नहीं सकता है कि इन दोनों रजिस्ट्रीज के अंदर जो है वो 1 और 1 एक साथ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रजिस्टर ये जो हमारा रिक्शा है वो इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि इन दोनों के अंदर एक साथ 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 8 ब्लॉक्स है इन पेयर्स ऑफ 2, ये हम बेसिकली इसको बोलते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होते हैं, ये एक तरीका होता है डाटा को स्टोर करने का कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं रजिस्ट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। टॉय कार जो आप कंट्रोल करते हो, रिक्शाज जो आप चलाते हो, गाड़ियाँ जो आप चलाते हो, हर चीज़ में ये जो फंक्शनैलिटी है ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। हाँ फिर उसमें ये एक एडिड फंक्शनैलिटी है कि सिर्फ एक ही टायर आगे नहीं होता है, फिर यहाँ एक और टायर होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ टायर ए आएगा फ्रंट का, फिर टायर बी आएगा वो भी फ्रंट का, फिर टायर सी आएगा पीछे का, और फिर टायर डी आएगा वो भी पीछे का। तो उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ 2 लग जाएगा इधर। तो जिस तरह हमारे पास एक पैर है मोटर के लिए, फिर दूसरा पैर है मोटर के लिए, फिर तीसरा बी के लिए, फिर चौथा सी के लिए,
तो इसी तरह से क्योंकि अब आगे जो टायर्स हैं उनमें भी मोटर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास टायर्स तो 4 ही होंगे, लेकिन हमारा ये जो रजिस्ट्री सिस्टम होगा वो भी देखा जाए तो रिक्शा जैसा ही होगा, मतलब है कि इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, अगर हमारे पास गाड़ी के अंदर 4 व्हील्स है लेकिन वो 4 व्हील ड्राइव है, मतलब है कि ईच व्हील के अंदर हमारे पास इंजन का कनेक्शन मौजूद है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास आएगा मोटर ए ऑन मोटर ए ऑफ, तो ये एक पैर बन गई, फिर मोटर बी ऑन मोटर बी ऑफ, तो ये एक पैर बन गई, फिर मोटर सी का भी यही, तो मोटर डी का भी यही है। तो सिर्फ मोटर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए हमें 8 ब्लॉक्स, मतलब है कि पेयर्स ऑफ 2, 4 पेयर्स ऑफ 2 हमें चाहिए होगा, मतलब है कि हमें 4 रजिस्ट्री पेयर्स या 8 रजिस्ट्री ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी सिर्फ इन सारे इंजन्स को ऑन या ऑफ करने के लिए। और फिर उसके बाद हमारे पास और भी होंगे, हमारे पास 4 और भी होंगे कि हम ईच का डायरेक्शन को कंट्रोल कर लें कि हमें राइट जाना है या लेफ़्ट। अब ऐसा तो होता नहीं है कि 4 व्हील ड्राइव के अंदर एक आपकी टायर राइट जा रही है आगे की, एक लेफ़्ट जा रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस वजह से आपके पास इसमें 4 रजिस्ट्रीज आपके पास नहीं बनेंगे, मतलब 4 रजिस्ट्री पेयर्स आपके पास नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे के जो 2 टायर्स हैं वो आप इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक साथ ही होता है। तो उन दोनों का जो रजिस्ट्री पेयर होगा वो एक ही होगा, तो वो जो हमारे पास पैर होगा वो तो वही होगा। और फिर उसके बाद जो हमारे पास बाकी के जो दोनों हमारे पास पीछे होंगे वो भी इसी तरीके से ही होंगे। हम पीछे के 2 टायर्स इंडिविजुअली तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास उसका भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही पैर होगा, 2 का एक ही पैर होगा, बजाय 2 का 2 पैर्स होने का ईच टायर के लिए। ये दोनों टायर एक ही तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि इनमें अगर हम फॉर एग्जांपल बी का टायर राइट जाए तो सी का टायर लेफ्ट जाए, तो फिर तो गाड़ी, मतलब आप समझ ही सकते हो, गाड़ी को या तो उसके टायर्स बाहर निकल जाएंगे या फिर पता नहीं कुछ भी हो सकता है। खैर गाड़ी इस तरह कर नहीं सकते हैं, ना ही इसका कोई ज़रूरत है। तो इसलिए 4 व्हील ड्राइव के अंदर देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 रजिस्ट्री पेयर्स की ज़रूरत है, मतलब है कि 12 रजिस्ट्री ब्लॉक्स की ज़रूरत है। 4 पेयर्स मतलब है कि 8 ब्लॉक्स होंगे सारे इंजन्स को ऑन करने के लिए, सारे टायर्स के इंजन्स को ऑन करने के लिए, और फिर फ्रंट और बैक का जो डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 और रजिस्ट्री पेयर्स, मतलब है कि 4 और रजिस्ट्री ब्लॉक्स होने चाहिए। अब ये हमने काफ़ी कवर किया है, काफ़ी इन डेप्थ बाइनरी रजिस्टर्स, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद हम अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या है। अब क्योंकि आपको पता चली गया कि बाइनरी क्या, अब हम इसमें थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल एक और नंबर सिस्टम है बाइनरी की तरह, जो नंबर्स और लेटर्स से कंसिस्ट होता है, मतलब है कि उसके अंदर बजाय सिर्फ नंबर्स होने का 0 और 1, उसमें हमारे पास नंबर्स और लेटर्स है। अब नॉर्मल काउंटिंग में तो हमारे पास नंबर्स है 0 to 9, हेक्साडेसिमल में भी हमारे पास है 0 to 9, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 9 के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है, फिर उसके बाद 9 के बाद हमारे पास आता है ए, मतलब है कि जो 10 का वैल्यू है उसको हम बोलेंगे ए हेक्साडेसिमल के अंदर, और फिर 11 का जो डेसिमल वैल्यू है हम उसको हेक्साडेसिमल में बोलते हैं बी, फिर 12 को हम बोलते हैं सी, फिर 13 को हम बोलते हैं डी, फिर 14 को हम बोलते हैं ई, और फिर 15 को हम बोलते हैं एफ। फिर 15 के बाद अगर वो क्रॉस होना चाहे 16 पे या ऐसी कोई चीज़ पे, तो फिर उसका एक और प्लेस वैल्यू शुरू हो जाएगा, जिस तरह टेंस, वंस, टेंस, ये सब मैंने समझाया है। इसी तरह से ही अब इसका जो टेंस का जगह है वो शुरू हो जाएगा, तब जाके वो 16, 17, 18 इस तरह पे जाएगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास इसमें टोटल 14 नंबर्स मौजूद है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, हमारे पास 16 नंबर्स मौजूद है, तो इस वजह से बाइनरी हमारे पास बेस 2 सिस्टम है, हमारा नॉर्मल डाइनरी नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स बेस 10 है, हेक्साडेसिमल नंबर्स का बेस है 16। तो ये हमने देख लिया कि हेक्साडेसिमल है क्या। अब हम देख सकते हैं इसके प्लेस वैल्यूज़, तो जिस तरह मैंने बताया कि ये 16 के वैल्यूज़ में ही होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले तो 16 पावर 0 है जो 1 के साथ लिंक हुआ हुआ है, फिर 16 पावर 1 जो 16 के साथ लिंक हुआ हुआ है, फिर 16 पावर 2 जो 256 के साथ लिंक हुआ हुआ है, फिर 16 पावर 3 जो 4096 के साथ लिंक हुआ हुआ है, और इस तरह से ये इसके सारे प्लेस वैल्यूज है। जिस तरह हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000 होता है नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स में, इसी तरह हेक्साडेसिमल में होता है 1, 16, 256, 4096, 65,536 एट्सेट्रा। तो ये है कि ये है हेक्साडेसिमल के प्लेस वैल्यूज और ये किस तरह चलते हैं। तो अब हम चलते हैं इसका कन्वर्जन्स के ऊपर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वाले कन्वर्जन्स हम कैसे कर सकते हैं। अब इसका तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ।
अच्छा, तो अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ बाइनरी डिजिट हैं 1110 1110, वही वाला बाइनरी डिजिट जो हमने पहले देखा था। अब इसका क्या तरीका है। अब सबसे पहले तो अगर आपका जो बाइनरी डिजिट है अगर वो इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको दो इक्वल पेयर्स में डिवाइड करेंगे। अब इसमें तो 8 ही डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको इक्वल पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये जो पेयर्स हैं ईच पेयर में मिनिमम 4 बाइनरी डिजिट्स मस्ट होने चाहिए। अगर 4 मिनिमम बाइनरी डिजिट्स नहीं हुए तो आप ये नहीं कर सकते हो। मतलब है कि यहाँ अगर आपके पास इस बाइनरी डिजिट के अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसमें 10 नंबर्स मौजूद है, तो अब इस तरह तो हम कर नहीं सकते हैं कि मैंने बोला कि ईच ग्रुप में हमारे पास मिनिमम 4 नंबर्स होने चाहिए। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 बाइनरी डिजिट्स का कोई नंबर हो तो हम उसको इवनली ग्रुप्स ऑफ 4 में कैसे डिवाइड करेंगे। आखिरी के जो 2 बच जाएंगे वो तो अपना ही ग्रुप में होंगे ना। फिर हम क्या करेंगे, उसका रूल क्या है कि हम फिर उसके आखिर में 0 लगा लेंगे, वो इसका रूल है। तो इसको मैं मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है इस तरह से 1110 1110 11, तो 10 डिजिट्स का नंबर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहले 4 डिजिट्स है 1110 वो अपना ग्रुप में चला जाएगा। फिर जो हमारे पास दूसरे 4 डिजिट्स हैं 1110 तो वो दूसरा ग्रुप में जाएगा। फिर जो हमारे पास आखिरी के 2 नंबर्स हैं वो क्या है 11। अब क्योंकि हमें 4 का ग्रुप बनाना है इसलिए हम उसका राइट पे उसका जो एंड है उस पर हम पूरा करने के लिए ज़ीरोज़ को ऐसे ही हम पेस्ट कर लेंगे। तो वो क्या बनेगा 1100। तो हमारा इसके अंदर देखा जाए तो हमारे 12 डिजिट्स बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन के अंदर हमारे 10 डिजिट्स ही काउंट होंगे। तो इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स को हम अनइवन नंबर्स के साथ कैसे करते हैं, और इवन नंबर्स के साथ तो हम अभी ये एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास आ गया है ग्रुप्स ऑफ 4 में ये सारे बाइनरी डिजिट्स को हमने डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ईच ग्रुप का सेपरेट कन्वर्जन करेंगे। और वो सेपरेट कन्वर्जन हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1110 जो है, क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर में क्या बनता है। तो देखा जाए अगर हम काउंट करते हैं तो बाइनरी नंबर 0 का मतलब है डेसिमल नंबर 0, बाइनरी नंबर 1 का मतलब है डेसिमल नंबर 1, बाइनरी नंबर 10 मतलब है कि 1 और फिर 0 तो उसका डेसिमल नंबर्स में है 2, फिर बाइनरी का 1 का मतलब है 3, फिर बाइनरी का 100 का मतलब है डेसिमल का 4। तो इस तरह से बढ़ता ही चला जाता है। अब अगर हम इसको देखते हैं और हम काउंट करते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है, तो हम देखते हैं कि कौन सा डेसिमल डिजिट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है 1, तो 0 1 फिर 1 फिर 10 फिर 11 फिर 100 फिर 101 फिर 110 और फिर 111 और फिर हमारे पास है 1000 फिर 1001 फिर 1010 फिर 1011 फिर 1100 फिर 1101 फिर 1110। तो ये हमारे पास कौन सा वैल्यू बनता है। अगर आपने अभी काउंट किया है कि मैंने ये कितनी दफ़ा गिना है, तो अभी तक ये 15 तक पहुंच गया है। तो हमारा डेसिमल वैल्यू क्या बना 15। अब अगर हम 15 को ट्रांसलेट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो क्योंकि हेक्साडेसिमल बिल्कुल डेसिमल की तरह ही है 0 से 9 तक, तो फिर उसके बाद जब हमारे पास 11th डिजिट आती है, मतलब 11 डिजिट से मतलब है कि 0 के बाद जो हमारे पास 11 डिजिट आती है, मतलब है कि 9 के बाद जब हम 10 पे स्विच हो जाते हैं तो बजाय 10 लिखने का हेक्साडेसिमल में 10 को बोलते हैं A, फिर 11 को बोलते हैं B, फिर 12 को बोलते हैं C, फिर 13 को बोलते हैं D, फिर 14 को बोलते हैं E, और ये हमारे पास यहाँ आ गया है। तो सॉरी माय मिस्टेक, ये अपेरेंटली मैंने आई थिंक काउंटिंग ही गलत किया है। हेक्साडेसिमल में तो इसका वैल्यू बन रहा है E, तो इसका वैल्यू E ही है, मैंने ही गलत काउंटिंग किया है, क्योंकि 1111 का वैल्यू बनता है F मतलब है कि 15, तो 1110 का मतलब है E, मतलब है कि हेक्साडेसिमल का जो E वैल्यू है वो इसका इधर वैल्यू बनता है। इस स्पेसिफिक ग्रुप का, ये ग्रुप किस चीज़ से बना हुआ है, 4 बिट्स या 4 बाइनरी डिजिट्स का एक ग्रुप बना हुआ है। और इस ग्रुप को जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो हमारा वैल्यू आता है 14। जब हम उस डेसिमल वैल्यू मतलब है कि 14 को जब हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो हमारा वैल्यू आता है E। तो हम E को यहाँ लिखते हैं, E है इस ग्रुप का रिजल्ट।
फिर इस तरह से हम सारे रिजल्ट्स देखते हैं सारे ग्रुप्स के जितने भी बनते हैं। तो यहाँ हमारे पास दूसरा ग्रुप में भी यही नंबर है 1110, तो यहाँ भी हम लिख देंगे ई। अब हमारे पास दोनों ई आ गए, दोनों वैल्यूज़ आ गए, तो एक ई और एक दूसरा ई। अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल हेक्साडेसिमल वैल्यू बन जाएगा। मतलब है कि 1110 एक बाइनरी वैल्यू है, इसको जब हम हेक्साडेसिमल में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू बनता है ई। मतलब है कि यहाँ 2 ईज आ जाते हैं। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ हमारे पास है ई, फिर उसके बाद हमारे पास जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे, फिर हम ईच डिजिट को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो ईच डिजिट को डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर फॉर एग्जांपल अब इसमें तो 2 ही डिजिट्स हैं इस हेक्साडेसिमल नंबर में, ई और ई, तो हमने दोनों को सेपरेट की अपना एक ग्रुप में। तो सबसे पहले हम पहला डिजिट को देखते हैं ई। तो इसको अगर हम बाइनरी नंबर्स में देखें, सॉरी बाइनरी नंबर्स में नहीं, डेसिमल नंबर्स में, तो वो बनता है 14। अब अगर हम 14 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो हमारा वैल्यू बनता है 1110। अब यही चीज़ हम करेंगे सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स के लिए। पहले हम हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करेंगे उसको डेसिमल में, फिर डेसिमल से उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो हमारे पास ई आता है 14 और उसको ट्रांसलेट करके 1110 आता है। फिर दूसरा ई वही है, तो 14 हमारा बनता है डेसिमल में, फिर उसको ट्रांसलेट करो तो बाइनरी का 1110 बनता है। तो हमारा टोटल वैल्यू बन गया 1110 मतलब है कि ये हमारी फाइनल वैल्यू बन गई है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी 1110 मतलब है कि ई का मतलब है बाइनरी में 1110। तो ये हमने देख लिया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम देखते हैं डाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये हमारी आखिरी 2 कन्वर्जन है, डाइनरी टू हेक्सिमल और हेक्साडेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल टू डाइनरी। तो इसका बहुत ही सिंपल है, इसका कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड भी बिल्कुल वैलिड है और वो मेथड्स काफ़ी मुश्किल है करने के लिए, वो काफ़ी उसमें एरर्स हो सकते हैं स्पेशली बिगिनर के लिए, इसलिए यही ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे, इधर हेक्साडेसिमल वैल्यू है हमारे पास फॉर एग्जांपल ई। अब इस ई को हमने ट्रांसलेट कर लिया है बाइनरी में। तो ई जो है वो हमारे सॉरी बाइनरी में नहीं, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं डाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो हम उल्टा देखेंगे। सबसे पहले डाइनरी नंबर तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल 14, तो 14 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी का बनता है 1110। अब बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, 1110 का क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू बनता है, तो हम ये इस तरह से देख सकते हैं। अब ये कन्वर्जन थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसूलन तो हेक्साडेसिमल टू डाइनरी का कन्वर्जन करना थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो वैल्यू है इसके अंदर, वो बाइनरी का जो वैल्यू है वो आप आराम से डाइनरी से निकाल सकते हो कि हेक्साडेसिमल का अगर ई है तो सिर्फ ई है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको अगर डाइनरी में देखें तो उसका 14 बनता है। फिर 14 को बाइनरी में करना बहुत ही आसान है, फिर उसके बाद हम इस तरह से मतलब जल्दी जल्दी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली उल्टा भी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो ये आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है कि डाइनरी को जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ये उसूलन ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन जब बाइनरी टू डाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मोस्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। बस ये मैं पर्सनल चीज़ मैंने नोट किया है, तो मे बी ये आपके साथ भी हो। खैर, तो डाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन यही है, पहले डाइनरी टू बाइनरी में कन्वर्ट की, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट की। और अगर हेक्साडेसिमल टू डाइनरी में कन्वर्ट करनी है तो फिर हम पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे डाइनरी में। तो ये हमारे पास तरीका है डाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए और हेक्साडेसिमल टू डाइनरी करने के लिए। तो जो भी मैंने आपको मेथड्स पहले बताए वो आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, या आप एक तरह से अपना होमवर्क को समझ सकते हो और आप इसको ट्राई कर सकते हो, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल उसी तरह से ही चलेगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह हमने बाइनरी का देखा, तो अब हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं हेक्साडेसिमल का। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल है मेमोरी डंप्स। अब मेमोरी डंप्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है और हमें उसको डिबग करना है, उसमें कोई एरर है, उसमें कोई चीज़ हमें फिक्स करनी है, तो उसका जो हमारे पास कोड है उसका इंटरनल कोड हम देखेंगे और ये हम देखेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। तो उसका बग्स निकालने के लिए हम इसको हेक्साडेसिमल में देख सकते हैं। अब बाइनरी से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है, उसूलन तो यही बेस्ट रहेगा कि आप कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट या रस्ट या कोई भी और लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको करना ही पड़े
कोई लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो बजाय बाइनरी करने का आप हेक्साडेसिमल को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फिर भी रिलेटिवली ये कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ आपके पास इस तरह के वैल्यूज़ मौजूद है 54, 68, 69, 73, 20, 6E, 6D, 6C। तो इनको ट्रांसलेट करना और उनको देखना और समझना फिर भी बाइनरी से कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि यही वैल्यू अगर आपके पास होता तो ये 1011, 1011, 2 तो खैर नहीं, लेकिन मतलब वंस और ज़ीरोज़ में आपके पास ये सारे वैल्यूज़ यहाँ लगे हुए होंगे, तो डेफिनेटली इसको समझना ज़्यादा मुश्किल है। अब मेमोरी टर्म्स हमने कवर कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि हम कब हेक्साडेसिमल को इस्तेमाल करते हैं HTML हेक्स कोड्स में। अगर आपने HTML को कभी इस्तेमाल किया है तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा कलर है ये हमने इसको स्पेसिफाई किया है यहाँ रेड, मतलब है कि ये जो हेडिंग है इसका कलर हमें स्पेसिफाई करनी है रेड। अब ये कलर जो है बजाय रेड को स्पेसिफाई करने का इसका एक और भी तरीका है कि आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो एज अ हेक्स कोड। तो इसका जो हेक्स कोड बनता है, अब इसका हेक्स कोड क्या बनता है ये हम देख भी सकते हैं। तो अगर मैं सर्च करूँ रेड हेक्स कोड HTML, तो आई थिंक आप लोग मेरे स्क्रीन को अभी देख सकते हो। तो यहाँ अगर हम देखते हैं रेड कलर कोड्स, तो ये मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो रेड का जो कोड है वो है #FF0000। तो इस हैशटैग को भूल जाओ, ये तो ऐसे ही बस लगाना पड़ता है ताकि HTML को समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन ये हमारा हेक्साडेसिमल का वैल्यू आता है। FF मतलब है कि 1515, अगर मैं डेसिमल में बात करता हूँ तो 1515 फिर 0000। तो इसको हम बोलते हैं रेड HTML के अंदर। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया है इसका। तो अब हम वापस जाते हैं अपना स्लाइड्स के ऊपर। तो इधर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये जो हम कलर्स यूज़ करते हैं इसको भी हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को हम बोलते हैं हेक्स कोड। और आप देख सकते हो कि ये यहाँ कलर भी हुआ है, और अगर आप वो कोड भी यहाँ अगर डालोगे रेड के बजाय, अगर आप वो कोड डालोगे हैशटैग के साथ तो भी वो प्रोसेस हो जाएगा और यही रेड कलर आपको नज़र आएगी। तो ये एक और यूज़ है ये एक और यूज़ है हेक्साडेसिमल का। तो हम HTML में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मैक एड्रेसेस। अब मैक एड्रेसेस का सिंपल फॉर्म यही है कि आई थिंक अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता है, या आप इस तरह से समझो कि जिस तरह हमारा घर का एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, मैं रहता हूँ इस सिटी, इस फ्लोर पे, इस बिल्डिंग में, इस सिटी में, इस प्रोविंस में, इस मुल्क में। तो ये हमारा फ़िज़िकल एड्रेस है। इसी तरह ही कंप्यूटर्स को भी, हर कंप्यूटर को एक फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए ताकि एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये जो फिज़िकल एड्रेस है कंप्यूटर्स के अंदर, ये फिज़िकल एड्रेस को लिखा जाता है एज अ मैक एड्रेस। तो ये एक सेट होता है 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स का। तो ये पेयर्स ऑफ 2 में लिखा हुआ होता है, तो 6 पेयर्स ऑफ 2 होता है, मतलब है कि 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होता है। और इन सब ये जो हमारे पास यहाँ पे आखिर में वैल्यू निकलता है ये हमारा मैक एड्रेस बोला जाता है, मतलब है कि जो हमारा फिजिकल, एक तरह से जो हमारा फिजिकल एड्रेस है कंप्यूटर का। तो ये भी एक और वजह है, अगर आपको ये समझ में आए तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैक एड्रेसेस का मतलब क्या है। जो भी आपका कंप्यूटर या किसी और का कंप्यूटर का मैक एड्रेस है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये हो गया मैक एड्रेसेस। अब फिर उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल वेब एड्रेसेस। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक वेबसाइट पर जानी है www.hodder.co.uk, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव वे भी है एंटर करने का, हम परसेंटेज साइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी एक फ़ाइल खोली हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपने नोटिस किया हो कि कभी कभी ये परसेंटेज साइंस आ जाते हैं, तो इनका यही मतलब होता है। ये जो परसेंटेज साइंस होते हैं ये बेसिकली इन लेटर्स को ट्रांसलेट करने का एक तरीका है और इसको हम बोलते हैं ASCII। अब ASCII क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ASCII तो ASCII का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब है कि नेटवर्किंग में जो भी हम डाटा को इंटरचेंज करते हैं, जो भी हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं, उन सबको इस फॉर्मेट में ऑफिशियली लिखा जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही फॉर्मेट यूज़ होता है। तो ये जो ASCII का फॉर्मेट है या ASCII का जो फॉर्मेट है जो नेटवर्किंग में बहुत इस्तेमाल होती है, ये फॉर्मेट जो है ये भी हेक्साडेसिमल में ही लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ नंबर्स भी है और लेटर्स भी है और ईच लेटर का एक स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह एक हेक्साडेसिमल वैल्यू या ASCII कोड दिया हुआ है। तो जिस तरह हमारे पास W में ये 77 का कोड दिया हुआ है, फिर H में 68, फिर 0 में 66F, फिर D में 64, फिर दूसरा D में वही है 64। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं।
अब वेब एड्रेस के बाद हमारा आखिरी एग्जाम्पल आता है मशीन कोड। तो इधर क्या है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल बाइनरी होता है, तो इसी तरह ही हमारे पास एक और भी चीज़ होता है मशीन कोड। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया मेमोरी डंप्स, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका डिबगिंग करने के लिए या उसको कंपाइल करने के लिए जब अपना प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो वो जब हम करते हैं तो इसका आखिरी जो फॉर्मेट है वो मशीन कोड, यही वाला मशीन कोड बन जाता है। तो ये जो मशीन कोड है इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं A5 E4 FF A4, तो ये हमारे मेमोरी डम्प्स के अंदर इंक्लूडेड हुआ होता है, वो आपने उधर भी नोटिस किया होगा। तो ये हमारे मशीन कोड वैल्यूज़ बोले जाते हैं। तो आज का क्लास यहाँ होता है ख़त्म। हाँ, आज का क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, तकरीबन 1 आवर का क्लास हुआ है, ऑलमोस्ट समझो 45-50 मिनट्स का। तो इस क्लास में हमने बाइनरी कवर किया है, हेक्साडेसिमल कवर किया है, उनके एग्जांपल्स कवर किया है, और भी हमने बहुत कुछ कवर किया है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, जिसमें फिर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। तो इंशाल्लाह हम उसको शुरू कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।